ओके, आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेल्थ अवेयरनेस के लिए लेक्चर की ये जो सीरीज़ है उसमें अगली कड़ी आज की। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना हो, बीमारियों से और दवाइयों से मुक्ति पानी हो, तो जीवन शैली को सुधारना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो लाइफस्टाइल है और जीवन शैली को सुधारने के लिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस बारे में ये लेक्चर की सीरीज़ चल रही है। 2 भाग हैं इसके। पहला भाग हो चुका है और आज उसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था कि हमारी खाने पीने की आदतें कैसी होनी चाहिए ताकि खाना ठीक से डाइजेस्ट हो सके। खाना डाइजेस्ट होगा तो उसमें से हमारे शरीर को पोषण मिलेगा, नरिशमेंट। खाना खाया ही इसलिए जाता है कि उसमें से हमें पोषण मिले। पोषण मिलेगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बनेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। अब उसी कड़ी में आगे देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है, मानवीय प्रयास में और क्या क्या किया जा सकता है जीवन शैली को सुधारने के लिए, ये देखते हैं। तो आज हमें आगे की जो 4 बातें हैं, सही तरीके से व्यायाम कैसे किया जाए, कितना किया जाए, शरीर और मन को कितना आराम और विश्राम की ज़रूरत होती है, हमारा डेली रूटीन, दिनचर्या, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमें बात करनी है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। व्यायाम हमारे शरीर का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और फंक्शनिंग, जो बॉडीली सिस्टम्स का फंक्शनिंग है, यानी जो अलग अलग अंग काम करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें ठीक से नहीं हो सकती अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शरीर को श्रम पहुंचे इतनी शारीरिक हलन चलन, इसका मतलब है एक्सरसाइज। खास करके अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना हो तो बिना एक्सरसाइज के कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों के अंग काम करने बंद कर देते हैं, किसी का घुटना काम नहीं करता, किसी के पैरों में से ताकत चली जाती है, किसी की कमर झुक जाती है। ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर को कसरत नहीं मिल रही, जितना एक्सरसाइज मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रही। इसलिए अगर हमारे शरीर के सभी अंगों को जितनी कसरत मिलनी चाहिए उतनी मिलती रहे तो ये शरीर लंबे समय तक काम करता रहता है। तो ये जो श्रम, जैसा कि लिखा हुआ है कि फिजिकल वर्कआउट, शरीर को कितना श्रम पहुंचना चाहिए, तो दिन भर का काम जो हम करते हैं उसमें से पूरा पूरा श्रम अगर मिल जाता है तो फिर हमें कोई दूसरी ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये योग वगैरह, एरोबिक्स, गेम्स, चलना फिरना, ये सब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे शरीर को हमारे दिन भर के काम से ही, हमारे दिन भर के हलन चलन से ही पूरा का पूरा वर्कआउट मिल जाता है, उसको उतना श्रम पहुंचता है। लेकिन अगर आपके शरीर को जो फिजिकल वर्कआउट मिलना चाहिए दिन भर के काम से वो नहीं मिलता तो फिर आपको ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि योग है, एरोबिक्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, वॉकिंग है, जिम है, डांसिंग,
गार्डनिंग, बहुत सारी अलग अलग तरह की कसरतें होती है। ये इसमें से कसरतें हमें चुन के करनी पड़ेगी ताकि शरीर को पूरा पूरा व्यायाम मिले, उसको श्रम पहुंचे। वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट, श्रम पहुंचना चाहिए। तो कितनी एक्सरसाइज करना जरूरी है? अब वैसे देखा जाए तो कम से कम आधा घंटा मिलना चाहिए, लेकिन और भी ज्यादा अगर कसरत करें तो और भी अच्छा, क्योंकि मिनिमम आधा घंटा है और उसका ऊपर का लिमिट नहीं है। अगर हमारे पास में ज्यादा समय है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। बस एक ही रूल लगता है, और वो ये कि हमें थकान नहीं लगनी चाहिए, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 1 घंटा करेंगे तो आधा घंटा कसरत करने से जितना फायदा होने वाला है उसका दुगना होगा। और अगर 1 घंटे की जगह आप 2 घंटा कसरत कर सकते हो तो 1 घंटे से जितना फायदा होगा उससे दुगना फायदा होगा। तो कसरत दिन के अलग अलग समय में हमें प्लान करके करनी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कसरत में आती है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, आगे भी बताया, कि थकान नहीं लगनी चाहिए। तो उसका मापदंड ऐसा है कि कसरत करते करते जब आप पूरी तरह से थक जाएं तो उसका 50% कीजिए, तो थकान ही नहीं लगेगी। कई बार तो लोग इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो फिर दिन भर का काम कौन करेगा। एक्सरसाइज करने से थकने वाली एक्सरसाइज जो होती है वो तो हफ्ते में एक आध एक दिन करने की जरूरत है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर। बाकी जो रोज की एक्सरसाइज होती है उससे थकान नहीं लगनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए, स्फूर्ति का एहसास होना चाहिए, एनर्जाइजिंग लगना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सही तरीके से और सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई लोगों को मालूम नहीं होता, और मालूम कभी तो पड़ता ही नहीं है, कि वो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए जो नहीं करना चाहिए वो एक्सरसाइज, या फिर उनका करने का तरीका गलत है, क्योंकि ना कभी किसी से पूछा, ना कभी किसी से देखने के लिए गए, सीखने के लिए गए। और हो सकता है कि दुर्भाग्य से सिखाने वाला भी ऐसा मिल गया कि उसको खुद को ही नहीं मालूम कि क्या सिखाना चाहिए और क्या नहीं सिखाना चाहिए। तो कसरत जो है सिर्फ ऐसे ही हाथ पैर हिला नहीं सकते, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। गलत है उसको छोड़ो, जो सही है वो हमें सीखना है और सही तरीके से करना है। और समय, किस समय करना चाहिए? तो कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। और जिसको रात को नींद नहीं आती वो आधी रात को भी कसरत कर सकता है। उसमें एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि कसरत हमेशा खाली पेट की जाती है। तो अगर आपका पेट खाली है तो आप कसरत कर सकते हैं। अब दिन भर के समय में से सबसे अच्छा समय कौन सा है अगर कोई ये पूछे, तो सुबह का समय। तो सुबह का समय एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो फिर दिन भर करेंगे ही नहीं। जब समय मिले तब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दिन में 2-3 बार करनी चाहिए, तो उससे शरीर को अच्छा रहता है। अब कौन सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज है, और जो भी कोई जो एक्सरसाइज करता है या करवाता है वो हमेशा यही बोलता है कि मेरी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया। तो बड़ी दुविधा होती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, किसी एक ही एक्सरसाइज से काम नहीं चलने वाला, हमें अलग अलग तरह की कसरतें करनी पड़ती है। शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह की कसरतों की जरूरत है। जैसे कि हड्डियों को अलग तरह की कसरत चाहिए, जोड़ों को अलग तरह की कसरत चाहिए, मसल्स को अलग तरह की कसरत चाहिए, फेफड़ों को अलग तरह की कसरत चाहिए, हृदय को अलग तरह की कसरत चाहिए, मन को अलग तरह की कसरत चाहिए। चाहिए ही, शरीर बना है इस तरह से कि उसको अलग अलग तरह की कसरतों की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक ही एक्सरसाइज से सब तरह की कसरतें मिल जाए शरीर को, ऐसा लगभग लगभग संभव नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं तो रोज 1 घंटा वॉकिंग कर लेता हूँ उसमें सब कुछ हो गया, तो उसमें सब कुछ कैसे होगा? कोई बोलता है कि मैं रोज 1 घंटा योग कर लेता हूँ या आधा घंटा प्राणायाम कर लेता हूँ उसमें सब कुछ हो गया, उसमें कैसे सब कुछ हो जाएगा? तो हमें अलग अलग कसरतों का एक मेन्यू बनाना पड़ता है कि हफ्ते में ये कसरत इतने दिन, और वो वाली कसरत दिन में इतने दिन, इतने मिनट्स के लिए या घंटे के लिए, और फिर उसको रेगुलरली हमें करना पड़ता है। तब जाके ये शरीर शायद लंबे समय तक स्वस्थ रह पाए।
अब अगर हमें हमारे लिए कसरत का प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे उसमें? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कसरत का कार्यक्रम बनाने के। उसमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो जनरली मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर करता हूँ, जो मेरे पास में लाइफस्टाइल कंसल्टेशंस के लिए आते हैं या सिर्फ योग कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि भाई आप हमारा योग का कार्यक्रम बना दीजिए, हमारी बीमारियों को ध्यान में रख के और हमारा फिटनेस लेवल और हमारी उम्र को ध्यान में रख के। तो ऐसे लोगों को जो मैं योग का कार्यक्रम, एक एक्सरसाइज का कार्यक्रम बताता हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और मैं खुद भी यही करता हूँ मेरे डेली रूटीन में। तो 3 तरह की कसरतें हमारे वीकली एक्सरसाइज के कार्यक्रम में होनी चाहिए। ये पूरे सप्ताह के कार्यक्रम की बात चल रही है। तो एक हफ्ते का जो एक्सरसाइज का कार्यक्रम है उसमें 3 तरह की कसरतें आएंगी। पहली कसरत योग या योग जैसी कोई दूसरी कसरत या गेम्स या स्पोर्ट्स या एरोबिक्स या जो भी कोई आपको पसंद हो, जिससे कि पूरे शरीर को हलन चलन मिले, स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो, स्टेमिना बढ़े, ये सारा उसमें आना चाहिए। तो योग का कार्यक्रम जनरली मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि वैसे तो सभी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए, सही टेक्निक से किया जाए, तो योग से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज शरीर और मन के लिए शायद नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो योग कार्यक्रम अगर हम कर रहे हैं तो योग में 3 अलग अलग कैटेगरी की योगिक क्रियाएं कम से कम होनी चाहिए। पहली सूक्ष्म क्रिया या सूर्य नमस्कार। अगर हम बिगिनर्स लेवल का योग कर रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म क्रियाएं आएंगी। अगर हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का योग कर रहे हैं तो उसमें सूर्य नमस्कार से शुरुआत होती है। दूसरी चीज योग के कार्यक्रम में आनी चाहिए आसनों की एक ऐसी सीरीज जो कि हमारी बीमारियों को ध्यान में रख के बनाई गई हो, हमारी उम्र को ध्यान में रख के बनाई गई हो, हमारे फिटनेस लेवल को ध्यान में रख के बनाई गई हो और हमारे लिए सब तरीके से सही हो। तीसरा योगिक क्रिया उसमें आनी चाहिए वो है प्राणायाम। जैसे प्राणायाम का एक छोटा सीरीज होना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। ये योग का कार्यक्रम करीबन 40-45 मिनट का होना चाहिए अगर एकदम आराम से किया जाए तो, और हफ्ते में 4 से 5 दिन, अगर रोज करें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 5 दिन कम से कम हमें ये करना चाहिए। तो जो 3 तरह की कसरतें हफ्ते में हमें करनी है उसमें से पहली कसरत योग या योग जैसी कोई दूसरी कसरत या गेम्स या स्पोर्ट्स 45 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन। दूसरी कसरत वॉकिंग, ये चलने का काम डेली करना है, ये डेली है हफ्ते के 7 दिन, और कम से कम 20 मिनट, हो सके तो ज्यादा चलें अगर ज्यादा समय हो तो, लेकिन कम से कम 20 मिनट। और ये वॉकिंग कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट के लिए शांति से बैठ के हमें विश्राम करना चाहिए बैठ के, और वो 15-20 मिनट का विश्राम हो जाए उसके बाद में आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो वॉकिंग दिन में कभी भी हो सकती है, उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेली वॉकिंग है और ये जो 20 मिनट वाला वॉकिंग मिनिमम वाला है, ये धीरे धीरे वाला वॉकिंग है। 1 मिनट में 80 से 100 कदम, 80 to 100 स्टेप्स इन ए मिनट, इतने धीरे धीरे रफ्तार से हमें कम से कम 20 मिनट रोज वॉकिंग करनी है। ज्यादा चल सके आधा घंटा 45 मिनट तो और भी अच्छा। ये दूसरी कसरत। और तीसरी कसरत होती है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिससे हमारे हृदय और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कसरत मिले। ये कसरत कम से कम हफ्ते में 1 दिन करनी चाहिए, आप चाहें तो 2-3 दिन भी कर सकते हैं। और जो कार्डियोवैस्कुलर कसरतें हैं उसमें ब्रिस्क वॉकिंग आता है, साइकिलिंग, सूर्य नमस्कार, मीडियम टू हाई इंटेंसिटी गेम्स जैसे कि बैडमिंटन, हॉकी, सॉकर वगैरह वगैरह, ये हमें हफ्ते में 1 बार कम से कम करना है। और ये 10 से 20 मिनट, इसमें जॉगिंग भी आ जाता है, तो 10 से 20 मिनट तक ये कसरत हमें करनी चाहिए। तो ये जो कसरत का जो 3 अलग अलग कसरतों का कार्यक्रम मैंने आपको बताया, ये कार्यक्रम हमें धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता है। उसको एकदम बिगिनर्स लेवल से शुरू करना पड़ता है, 10-15 मिनट से 5 मिनट से शुरू करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जो मैंने आपको बताया है उतने समय पर हमें उसे लाना पड़ता है। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम जो कसरत कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, उससे हमें फायदा हो रहा है? और फायदे का मतलब ये नहीं कि 20 साल तक किया है और थोड़ा बहुत फायदा हो गया।
फायदा उसको कहते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको जांचने के कुछ मापदंड हैं, क्राइटेरिया। ये 5 चीजें होनी चाहिए। आप जो भी कोई कसरत करते हो, योग करते हो या योग के अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसमें से कोई भी सिस्टम करते हो या कोई गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हो, जो भी कुछ करते हो उसको जांचने का तरीका तो होना चाहिए। तो 5 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, शरीर का लचीलापन बढ़ना चाहिए, और ये जनरली 2-3 हफ्ते में होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, हमारे शरीर की ताकत बढ़नी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, और ये होने में करीबन 1 से 2 महीना लगता है। जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो 1-2 महीने में हमें ये ताकत का एहसास होने लगता है। तीसरा जो फायदा होता है वो है स्टेमिना। 1 से 2 महीने में स्टेमिना में इंप्रूवमेंट होना दिखाई देता है। चौथी चीज जो होनी चाहिए वो है, एक्सरसाइज करने के बाद में हमें एनर्जाइजिंग लगना चाहिए। थकान नहीं लगनी चाहिए, एनर्जाइजिंग लगना चाहिए, स्फूर्ति का एहसास होना चाहिए। ये भी आपको होने लगेगा। और पांचवी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका मानसिक तनाव दिन ब दिन कम होने लगेगा। किसी भी तरह की एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मानसिक तनाव दिन ब दिन कम होता जाएगा। ये पांचों चीजें अगर हो रही है तो उसका मतलब है कि आप जो भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज की जो भी सिस्टम आपने अडॉप्ट की है वो बिल्कुल सही है और आपके लिए सही काम कर रही है। लेकिन ये 5 में से कोई 3 चीज हो रही है या 4 चीज हो रही है और 1 या 2 नहीं हो रही, तो ये मान ही लेना चाहिए कि या तो आपके करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, या आपने जो एक्सरसाइज का कार्यक्रम या जो सिस्टम चुना है उसमें कुछ गड़बड़ी है। उसको सुधारिए और सही तरीके से करिए, और इससे जांच के देखिए कि ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक्सरसाइज के बारे में और योग के बारे में भी खास करके, कि हमें क्या नहीं करना। तो कई सारी बीमारियों में कई सारी एक्सरसाइजेज और कई सारी योगिक क्रियाएं निषेध हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसका मतलब है कि अगर जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करेंगे तो फायदा तो होने नहीं वाला, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारी तकलीफ और ज्यादा भी बढ़ सकती है या कोई दूसरी तरह की तकलीफें शुरू हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रोनिक हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लंबे समय से है, और अगर वो भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से लेने के देने पड़ने वाला है। इस तरह के और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पित्त एग्रीवेट हो गया है, जैसे आयुर्वेद में जो वात, पित्त और कफ 3 तरह की प्रकृति होती है, उसमें कोई पित्त प्रकृति वाला है और पित्त प्रकृति वाले का पित्त एग्रीवेट हो गया है, वो अगर भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दे तो और हालत खराब हो जाएगी। कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है और उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, और अगर वो कपालभाति शुरू कर दे 100-100, 200-200, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं। तो जब भी कभी हम एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाएं, योग का प्रोग्राम बनाएं, तो पहले तो ये निश्चित कर लें कि आपको जो जो तकलीफें हैं, अगर कोई है तो उसको ध्यान में रख के, आपका फिटनेस लेवल उसको ध्यान में रख के, आपकी उम्र को ध्यान में रख के, और अगर हो सके तो आपकी प्रकृति को ध्यान में रख के क्या क्या नहीं करना चाहिए उसको पहले निकालिए कार्यक्रम में से। अब जो बच गया है उसमें से सेलेक्ट कीजिए कि अभी इस समय आप क्या कर सकते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2 कि भाई अभी 2-3 महीना ये करेंगे, फिर सुधार होगा, फिर आगे के स्टेज में जाएंगे। इस तरीके से बहुत समझदारी के साथ में एक्सरसाइज का कार्यक्रम बनाया जाता है ताकि कोई टूट फूट ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई नई बीमारी पैदा ना हो जाए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगे। तो कसरत के बारे में जो मुझे बताना था संक्षिप्त में वो मैंने आपको बताया। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे शरीर और मन को रेस्ट कितना मिलना चाहिए और किस तरह से मिलना चाहिए ताकि हमें रिलैक्सिंग फील हो। जब हम आराम करते हैं तो हमें विश्राम का एहसास होता है। ये शरीर और मन, उसको जितना आराम मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा तो ठीक से काम कर ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। आगे जाके दिक्कतें आने ही वाली है, और कभी कभी तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है।
क्या क्या दिक्कतें आती है? सबसे पहले तो हमारी आज की थकान अगर उतर नहीं रही, क्योंकि हमारी थकान उतरनी चाहिए रोज के रोज। आज दिन भर में जो भी कुछ हमने किया, शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, उससे भी थकान पहुंचती है। अंदर का काम, बाहर का काम, वो थकान रोज उतरनी चाहिए। अगर वो नहीं उतर रही तो आज की थकान कल की थकान में मिल जाएगी। अभी आज की तो पूरी उतरी नहीं और कल की भी नहीं उतरी, तो थोड़ी आज की और थोड़ी कल की, वो दोनों परसों की थकान में मिल जाएगी। ऐसे रोज थकान एक्यूमुलेट होती जाएगी। उसको कहते हैं एक्सर्शन होना। ये एक्सर्शन अगर लंबे समय तक चलता ही रहता है, थकान बढ़ती जाती है, तो उसके कारण फटीग हो जाता है। और जब फटीग होता है तो फिर उसके कारण बर्नआउट होता है। और जब बर्नआउट की बीमारी होती है, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। अगर आप गूगल सर्च करोगे कि बर्नआउट के लक्षण क्या है, तो पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप सिर्फ अगर गूगल सर्च पे जाके करोगे कि बर्नआउट निमेश शाह, तो मेरा प्रिंटेड मटेरियल भी आपको, पब्लिश मटेरियल भी उसमें मिलेगा। तो बर्नआउट अगर होता है तो उसके कारण हमारे शरीर और मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स। और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर पड़ जाती है तो फिर बीमारियां तो आने ही वाली है। इसीलिए पर्याप्त आराम मिलना ही चाहिए, हमको लेना आना ही चाहिए। ये अत्यंत ही आवश्यक है। ये ऑप्शनल नहीं है कि अगर लेंगे तो चलेगा और नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, अनिवार्य। तो आराम कैसे मिलेगा? तो कुदरत ने आराम के लिए रात की नींद बनाई है। अगर हमें 7-8 घंटे बढ़िया क्वालिटी की नींद आ जाए, और नींद भी ऐसी कि जब नींद में से उठें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें रेस्ट मिला है, आराम मिला है, विश्राम का एहसास होना चाहिए, तो उसका मतलब है कि अभी आपका रोज का रोज थकान उतरने का काम ठीक से चल रहा है, आपको पर्याप्त आराम मिल रहा है। अगर आपको इस तरह का आराम मिलता है तो आपकी थकान रोज के रोज दूर हो रही है। फिर आपकी जो जीवन शक्ति है, उसकी बैटरी रोज के रोज चार्ज हो रही है। तो उसका मतलब है कि अब कल के लिए हमारा शरीर और मन काम करने के लिए तैयार हो गया। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन होता है, अगर उसको रिचार्ज नहीं करें काम करना बंद कर देता है, अगर रिचार्ज करें तो उसके सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं। उसी तरह से शरीर और मन का भी है, अगर इसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो इसके एप्लीकेशन जो हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। और उसका जो कुदरती तरीका है वो रात की 7-8 घंटे की नींद। उसी तरीके से हमारे दिन भर के काम से, बाहर के जो काम करते हैं, अंदर जो काम चल रहा है शरीर के अंगों का, बॉडीली सिस्टम्स का, उसके कारण जो टूट फूट होती है, वेयर एंड टेयर, उसका रिपेयरिंग का काम भी जब हम रात को सो रहे होते हैं तो थोड़ा तेज रफ्तार से चलता है। और हमारी बॉडी का रिप्लेनिशमेंट और रिजुविनेशन का काम होता है। तो अगर आराम मिलेगा तो ये काम भी बहुत अच्छे से होगा। तो कल जब हम नए दिन का काम शुरू करेंगे तो पूरी स्फूर्ति के साथ में और एकदम जोश के साथ में और एक नई बॉडी के साथ में काम शुरू करेंगे, जिसकी सारी टूट फूट, सारा वेयर एंड टेयर दूर हो चुका है। तो आराम का इतना महत्व है और वो मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिलता। और नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे कारण है, लेना नहीं आता, सबसे पहली चीज तो ये है। फिर एक और प्रॉब्लम होता है कि रात को जो लोग लेट सोते हैं ना, उन लोगों को पूरा पूरा आराम नहीं मिलता। इसलिए हमें लेट सोना बंद करना बहुत ही जरूरी है। जहां तक हो सके 9-10 बजे के आसपास में सो जाना चाहिए। और अगर कोई मुझे पूछे तो मैं तो सीधी सीधी आपको यही सलाह देता हूं कि 9 बजे या उसके पहले बिस्तर में पहुंच ही जाना चाहिए। और 9 बजे सोने की आदत डाल लीजिए। कई सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 9 बजे सो ही जाते हैं। अगर आप 9 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें 7-8 घंटे नींद की जरूरत है। तो अगर हम 12 बजे सो के सुबह 7-8 बजे उठेंगे तो भी 7-8 घंटे हो गए। और अगर हम 9 बजे सो के सुबह 4-5 बजे उठेंगे तो भी 7-8 घंटे ही हुए। तो हमको लगेगा कि दोनों एक ही जैसा तो है, दोनों एक जैसा नहीं है। रात को 12 बजे सोने के बाद में जो सुबह उठते हैं तो उससे नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर हम जल्दी सोते हैं 9 बजे के आसपास में, तो सुबह अपने आप 4-5 बजे नींद खुलती है। वो वाली जो नींद है उसकी क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हो गया होता है। तो वो नींद की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद की क्वालिटी अच्छी होगी तो कम समय में ही आपको पूरा पूरा विश्राम मिल जाएगा। और अगर नींद की क्वालिटी सही नहीं होगी,
जैसा कि लेट सोने वालों का होता है, तो लंबे लंबे समय तक सोने के बाद भी पूरा पूरा आराम नहीं मिलेगा। आराम नहीं मिलेगा तो विश्राम नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा तो रिलैक्सेशन फील नहीं होने वाला, और फिर वो थका थका ही उठ के और दिन भर अपना काम करेगा। तो लेट नाइट अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने हो गए हैं हर जगह कि जो भी कुछ काम रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में हो सकता है, वो सब सुबह भी हो सकता है, एक्सेप्ट कि चैटिंग ऑन मोबाइल फोन एंड ऑल दैट, और वो तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है, इट इज ऑल एडिक्शन। तो जल्दी सोने के बारे में सोचिए, सोचने के बाद में प्रयास शुरू कीजिए, 1-2 महीना सो के देखिए कि उससे क्या फर्क पड़ता है, और फिर देखिए, फिर आप रात को जल्दी सोना शुरू कर ही देंगे। और जल्दी सोने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि सुबह उठने का अलार्म नहीं लगाना पड़ता। अगर आप 9 बजे सो जाते हो तो बिना अलार्म के सुबह 4-5 बजे के बीच में अपने आप नींद खुलेगी, अपने आप। मेरा सुबह कभी 4:30 का और कभी 5 बजे का अलार्म होता है, रोज का अलग अलग थोड़ा रहता है, लेकिन मुझे अलार्म की राह नहीं देखनी पड़ती, मैं खुद ही अपने आप कभी भी 3:40 से लेके 4:15 बजे के बीच में अपने आप ही उठ जाता हूँ। अब दिन भर हम काम करते हैं तो कभी शारीरिक श्रम ज्यादा पहुंचता है दिन भर के काम से, कभी नॉर्मल डे होता है, तो जैसा भी हो, कभी रात को नींद नहीं आई किसी कारण से, या सोने में थोड़ा सा लेट हो गए, किसी भी कारण से अगर आपको दिन में थकान लगती है तो आपको आराम करना चाहिए 5-10 मिनट के लिए। या तो ऐसे ही लेट गए, या एक थोड़ी सी झपकी लगाई 5 मिनट के लिए, या आपको और कोई तरीका आता हो, तो बार बार का मतलब है दिन में 2-3 बार अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 5-10 मिनट के लिए भी अपने को रिलैक्स करेंगे तो बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, तो बाकी का दिन बहुत अच्छे से जाएगा और शरीर और मन भी ठीक से काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको थकान महसूस होती है तो 5-10 मिनट निकाल के थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा, अब ये जो खाना खाने के बाद का जो आराम करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि खाना खाने के बाद में, ये ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, दिन के जो 3 मुख्य आहार होते हैं, जिसके बारे में हमने हमारे पहले लेक्चर में काफी विस्तृत चर्चा की थी, ये 3 जो हमारे मेन मील्स हैं, इसके बाद में हमको कम से कम 15 मिनट के लिए इस तरह से शांति से बैठ के विश्राम करना चाहिए, ताकि डाइजेशन की प्रोसेस ठीक से शुरू हो जाए। और वो 10-15 मिनट का आराम करने के बाद में फिर अगर आप चाहें तो आप अपना काम कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक झपकी निकाल सकते हैं 10-15 मिनट की, जो भी कुछ करना हो। लेकिन कम से कम 10-15 मिनट के लिए बैठ के विश्राम करना, आराम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोपहर को सोने की आदत अगर है तो सिर्फ 10-15 मिनट की एक जिसको बोलते हैं ना वाम कुक्षी, एक क्विक नैप, उससे ज्यादा दोपहर में सोना नहीं चाहिए। उससे ज्यादा लंबा अगर आप दोपहर में सोएंगे तो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप दोपहर में आधा घंटा सोते हैं तो रात को 1-1 2-2 घंटा नींद नहीं आएगी। और फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती इसलिए हम दोपहर में सो लेते हैं, है उल्टा। तो अगर दोपहर में सोना ही है, और ये एक अच्छी आदत है, अगर हमारे पास में समय हो तो 15-20 मिनट बैठ के आराम किया, 15-20 मिनट बैठ के आराम हो गया, डाइजेशन शुरू हो गया, उसके बाद में 10 मिनट की एक झपकी निकाली और उसके बाद में अपना काम शुरू किया। तो ये जो 10-15 मिनट की झपकी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर ले सकें तो, लेकिन उससे ज्यादा लंबा सोना नहीं चाहिए। अच्छा, अब अगर सपोज किसी के पास में ज्यादा समय होता है, आधा घंटा या 1 घंटे का आराम करने के लिए, तो आप लंबा आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना सिर्फ 10-15 मिनट के लिए है, बाकी का आराम जागते हुए कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आराम करने का, शरीर और मन को जो रिलैक्स करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, एक कारगर तरीका है, वो है योग निद्रा। शवासन में लेटकर योग निद्रा करने से सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इतना शरीर और मन को विश्राम मिलता है, रिलैक्सेशन फील होता है, जितना 1 घंटे की नींद से भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार योग निद्रा करनी ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कसरत का कार्यक्रम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि 3 तरह की योगिक क्रिया करनी चाहिए, सूक्ष्म क्रिया या सूर्य नमस्कार, आसन और प्राणायाम। एक्चुअली मैं लोगों को 4 तरह की योगिक क्रियाएं बताता हूँ, सूक्ष्म क्रिया या सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और साथ में योग निद्रा। तो योग निद्रा दिन में कम से कम एक बार हमें करना ही चाहिए, और कम से कम 20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए। अगर आपको 20 मिनट के योग निद्रा का ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भेजूंगा, उसका लिंक फ्री में अवेलेबल है। तो ये जो 20 मिनट का योग निद्रा का
दिन में कम से कम एक बार हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे जबरदस्त लाभ होता है। अगर हमको रात को ठीक से विश्राम नहीं मिला, वो भी कवर हो जाएगा। अगर आपको दिन में विश्राम चाहिए, वो भी मिल जाएगा। और उसके कारण हमको जो फिजियोलॉजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो फायदे होते हैं, उसकी तो गिनती ही नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो दिन में 2 बार योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए 20-20 मिनट के लिए। और अगर आप 2 बार करते हैं तो वैसे भी आपको 2 घंटा नींद कम आएगी, तो 5 या 6 घंटे से ज्यादा आपको नींद ही नहीं आएगी अगर आप दिन में 2 बार सही तरीके से 20-20 मिनट योग निद्रा करते हैं। तो आपका समय बचने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि समय कम पड़ने वाला है, समय बचने ही वाला है। तो इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि थकान ज्यादा लग रही है, 2 बार योग निद्रा कीजिए। और अगर आपका नॉर्मल रूटीन चल रहा है और नॉर्मल स्वास्थ्य सब कुछ ठीक ठाक है, तो एक बार तो हमको करना ही चाहिए। Remember, the time to relax is when you don't have it. It is as simple as that. Okay? जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं और जिनको लगता है कि अभी इतना समय मिलने ही नहीं वाला आराम करने के लिए, उन लोगों को आराम करने की खास जरूरत है, नहीं तो आगे जाके दिक्कतें आ सकती। जीवन शैली को सुधारने के लिए जो अलग अलग पहलू हैं, उसमें चौथा नंबर आता है हमारे डेली रूटीन का दिनचर्या। जो हमारी 24 घंटे की जो दिनचर्या होती है, उसके बारे में मुझे आपको 2-3 चीजें आपके साथ में शेयर करनी है। सबसे पहली चीज, एक टाइम टेबल बनाइए। पूरे 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए। सुबह से लेके रात तक आप किस तरह से अपने दिन को गुजारेंगे, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे एक्सरसाइज, कितने बजे वॉकिंग, कितने बजे ब्रेकफास्ट, ऐसा पूरा दिन भर का एक कार्यक्रम बनाइए। हो सकता है कि ये कार्यक्रम अलग अलग सीजन का अलग अलग बनाए, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम क्यों चाहिए? कार्यक्रम हमें इसलिए चाहिए कि अगर कार्यक्रम एक टाइम टेबल होगा तो जीवन में नियमितता आएगी, रेगुलरिटी। और अगर नियमितता नहीं आएगी तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी मूड खराब है तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, और कभी कभी तो लोगों का 2-2 4-4 दिन वेस्ट हो जाता है, मूड ठीक नहीं होता। तो कभी कोई मेहमान आ गया, सारा काम ठप हो गया, कभी बीमार पड़ गए, सब कुछ बंद हो जाता है। तो अलग अलग कारणों से हमारा जो दिन भर का रूटीन है उसमें डिस्टरबेंस आते हैं। अगर आपका टाइम टेबल है तो हो सकता है कि आपका मूड 2 घंटे के लिए खराब था, 2 घंटे के बाद में मूड ठीक हो गया, तो अभी हमने सोचा कि चलो अभी 2 घंटे का टाइम टेबल वेस्ट हो गया, नहीं कर पाए, लेकिन अभी बाकी का दिन का तो करें, तो उसके हिसाब से काम चलने लगता है। अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो मेहमान के साथ में भी कुछ समय देना पड़ता है, बाकी का जो समय है वो तो कम से कम टाइम टेबल के हिसाब से चल सकता है। जब मेहमान गया उसके दूसरे दिन से टाइम टेबल शुरू हो गया, हमको राह नहीं देखनी पड़ती कि अभी क्या करेंगे क्या करेंगे, टाइम टेबल है, शुरू कर दिया। तो टाइम टेबल अगर होगा तो बड़ी जल्दी रेगुलरिटी लाइफ में आती है। हो सकता है कि पूरा पूरा टाइम टेबल फॉलो ना हो, 50 या 60% ही आप उसको कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी एक्चुअली अपने आप में अचीवमेंट है। अगर अभी 50-60% भी आप उसको कर पा रहे हैं टाइम टेबल का, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि साल 2 साल में 60-70% होगा, और 8-10 साल के अंदर 80-90 भी हो सकता है। तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। फिर दिन में कम से कम एक बार पेट साफ आना चाहिए। और पित्त प्रकृति वालों का, या जो मिक्स प्रकृति वाले होते हैं पित्त के साथ में, उन लोगों का दिन में एक से ज्यादा बार पेट साफ आता है, जो कि उनके लिए नॉर्मल है। और वात प्रकृति वालों के लिए और कफ प्रकृति वालों के लिए दिन में एक बार नॉर्मल है, एक बार तो उनको जाना ही चाहिए। जनरली वो एक ही बार जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 बार ही टॉयलेट गए और बाकी के 1-2 दिन हमारा पेट साफ आया ही नहीं, पेट साफ क्या नहीं आया, हम गए ही नहीं टॉयलेट के अंदर। अगर रोज हमारा पेट साफ नहीं आता तो निश्चित मान के चलिए कि या तो आप ऑलरेडी बीमार होंगे या बड़ी जल्दी कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। तो कोई ना कोई तरकीब करके रोज पेट साफ आए, ऐसा कीजिए। उसके लिए अगर आपको एलोपैथी का कोई मेडिसिन लेना हो तो लीजिए, अगर आपको आयुर्वेद का कोई चूर्ण या फांकी लेना हो वो लीजिए, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का कोई ट्रीटमेंट लेना हो वो लीजिए, होम्योपैथी का कोई रेमेडी लेना हो वो लीजिए, कोई योगिक क्रिया करनी हो वो कीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन रोज एक बार पेट साफ आना ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीवन शैली को सुधारने के लिए जो हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज अवर डे टू डे स्ट्रेस। ये जो हमें रोज के जीवन में जो हमें जो भी कुछ चल रहा होता है, दुनिया का व्यवहार और आंतरिक व्यवहार भी चल रहा है,
उसके कारण हमें जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है उसको हम कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अगर हमारा मन एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल कंडीशन किसको कह सकते हैं? तो हमारा मन अगर हकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, रेजिलिएंट है, तनाव को झेलने में सक्षम है, बड़ी जल्दी डगमगा नहीं जाता और तनाव से मुक्त भी है, तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारा मन नॉर्मल फंक्शनिंग माइंड है। यह नॉर्मल फंक्शनिंग माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा माइंड नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगा और मानसिक तनाव के कारण इम्बैलेंस होगा या जो भी कुछ उसके उसमें चल रहा होगा, तो बीमारियां आने की पूरी पूरी संभावना है। आजकल तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को मान रहे हैं कि, और एलोपैथी साइंस वाले भी मान रहे हैं कि ज्यादातर बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि सारी बीमारियां मानसिक तनाव के कारण ही होती है। तो अगर बीमारियां मानसिक तनाव के कारण हो रही है और अगर हमें बीमारियों से मुक्ति पानी है, तो मानसिक तनाव के बारे में भी कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या करेंगे? तो एक तो हमारे पास में मॉडर्न साइंस का रास्ता है। तो मॉडर्न साइंस में उसके लिए क्या किया जा सकता है? दो रास्ते हैं। या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाइए, तो वो काउंसलिंग का काम करते हैं। काउंसलिंग में बहुत सारे टूल्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के। वो आपके साथ में बातचीत करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपको कुछ सलाह सूचन देंगे जिससे कि आपको पॉजिटिविटी डेवलप हो। अगर आपका कोई मेंटल ब्लॉक है तो उसको दूर करने के भी टूल्स होते हैं। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक रास्ता है जिससे कि आप तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। दूसरा रास्ता है दवाइयों वाला। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो सकाइट्रिस्ट होते हैं, जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर लोग जो आगे जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो न्यूट्रिशनल या जिसको कहते हैं कि ड्रग थेरेपी के द्वारा अगर कोई हमारे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो उसको दूर करते हैं, और उस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के दूर होने से हमारा जो व्यवहार है उसमें सुधार आता है, ऐसा माना जाता है उनके साइंस में। तो ये मॉडर्न तरीका है। एक और तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है, जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। हमें इस तरह से उसको देखना चाहिए कि किसी भी कारण से आज हमें मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ, और उस मानसिक मानसिक तनाव के उत्पन्न होने से हमारे शरीर की फिजियोलॉजी में चेंज हुआ, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। जैसे ही मानसिक तनाव होता है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल वगैरह वगैरह। और उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा होता है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी एकदम चेंज हो जाती है, सारा का सारा काम बदल जाता है, अंदर का फंक्शनिंग, और उसके कारण फिर दिक्कत आती है। तो अभी जो हमें तनाव है, भले ही किसी भी कारण से आया हो, लेकिन अभी जो तनाव है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए या उसको कैसे कम किया जाए, तो करेक्टिव एक्शन क्या ली जाए, करेक्टिव मेजर्स। दूसरा काम हमको ये करना चाहिए कि ये जो तनाव बार बार उत्पन्न होता है और उसको हमें दूर करना पड़ता है करेक्टिव मेजर लेके, वो तनाव उत्पन्न हो ही नहीं, उसका रिकरेंस ही ना हो, उसके लिए कुछ किया जा सकता है, उसके बारे में सोचते हैं तो वो भी किया जा सकता है, जिसको कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स। तो करेक्टिव मेजर में क्या करेंगे कि अभी का जो तनाव है उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए 3 बहुत ही कारगर उपाय हैं, वेरी इफेक्टिव। पहला काम, योग निद्रा की प्रैक्टिस। जिन लोगों को तनाव नहीं रहता या मामूली तनाव रहता है उनको तो दिन में एक बार योग निद्रा करनी ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बहुत तनाव रहता है और तनाव संबंधित बीमारियां भी हैं, और सारी बीमारियां तनाव से होती है, तो कोई भी बीमारी है तो दिन में कम से कम 2 बार योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए, और वो 20 मिनट वाला, ढंग से, सही टेक्निक से। आपके शरीर में जितने भी स्ट्रेस हार्मोन सर्कुलेट हो रहे होंगे 5-10 मिनट के अंदर अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर स्ट्रेस हार्मोन्स न्यूट्रलाइज हो गए तो उस स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण जो हमारी फिजियोलॉजी में जो जो चेंजेस आए थे, जो बदलाव आए थे, वो भी चले जाएंगे, तो पूरी फिजियोलॉजी शरीर की नॉर्मल काम करने लगेगी। तो योग निद्रा इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू न्यूट्रलाइज द स्ट्रेस हार्मोन्स एंड रिलैक्स द माइंड एंड द बॉडी, शरीर को भी विश्राम, मन को भी। तो ये एक तरीका। दूसरा, उसके साथ में रात की नींद की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, और उसको इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका, जल्दी सोना शुरू कीजिए ताकि आपकी बैटरी ठीक से चार्ज हो जाए, दिन भर का जो भी कुछ थकान थी वो सब उतर जाए, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। और तीसरा काम, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म विल हेल्प यू इन डीलिंग विथ योर स्ट्रेस। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, जैसा मैं कहता हूं, योग इज नंबर वन एक्सरसाइज फॉर डीलिंग विथ स्ट्रेस। लेकिन वो योग कैसा होना चाहिए? गलत वाला नहीं, सही टेक्निक से और सही प्रोग्राम जो आपके लिए है, वो वाले योग की बात चल रही है। ये जो करेक्टिव मेजर में इन 3 चीजों को आप जैसे ही शुरू करेंगे, तुरंत आपको एक ही हफ्ते के अंदर फर्क महसूस होने लगेगा कि अभी जब मुझे रोज रोज तनाव होता था और उसके कारण मुझे जो तकलीफें हो रही थी, वो तकलीफें दूर होनी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने खुद अपने ऊपर भी प्रयोग करके देखा है, और मेरे क्लाइंट्स लोगों ने भी इसको मेरे सलाह से, मेरे जो एडवाइस से करके देखा है, और उनको तुरंत 1-2 हफ्ते में उनको रिजल्ट मिलता है। कई सारे लोग, जिन लोगों को एंग्जाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, कई सारे लोग ऐसे जिन लोगों को कि स्ट्रेस के कारण दूसरी बीमारियां होती हैं, और ये करके देखते हैं, वेरी क्विक इफेक्ट उनको देखने को मिलता है। अब प्रिवेंटिव, नया तनाव उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ये जो जीवन शैली के बारे में मैंने जो अभी तक की जितनी भी बातें आपको बताई, कि खाने पीने को कैसे सुधारा जाए, खाने पीने के तरीके को, जिससे कि डाइजेशन इंप्रूव हो, फिर आराम करने का तरीका, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और उसके अलावा ये जो करेक्टिव मेजर वाला जो मैंने बताया था अभी तक का पूरा ये लेक्चर, और जो इसके पहले वाला लेक्चर था वो, उसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका रेजिलियंस, तनाव को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। रेजिलियंस का मतलब क्या है? देखिए, जब कोई यंग होता है ना, 20-25 साल की उम्र वाला होता है, और अगर उसके सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए या कोई बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, तो भी उसको ज्यादा स्ट्रेस का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसका रेजिलियंस बहुत ज्यादा होता है, तनाव को झेलने की क्षमता काफी अच्छी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये तनाव को झेलने की क्षमता कम होती जाती है। फिर अगर कोई छोटा सा भी चैलेंज आ जाए, या कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, तो भी उसको बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिलियंस कम हो गया। तो अगर कोई सही तरीके से अपनी जीवन शैली को सुधार के उस तरह से जीता है, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल अगर उसकी होती है, तो रेजिलियंस डेफिनेटली इंप्रूव होने ही वाला है, डेफिनेटली। अगर रेजिलियंस इंप्रूव होता है तो रोज रोज तनाव उत्पन्न होना कम हो जाएगा, हो सकता है कि पूरा बंद भी हो जाए। और दूसरा काम हमको ये करना पड़ेगा कि अपनी सजगता को बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस को। सजगता का मतलब है होश, सभानता। सजगता अगर होगी तो ही हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, परमानेंट जिसको कहते हैं वो वाला मुक्ति। तो ये जो अवेयरनेस है, उसका तनाव के साथ में क्या संबंध है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका तनाव कम होता जाएगा। दोनों तरीके से नया तनाव उत्पन्न भी कम होगा, और जो तनाव है बड़ी जल्दी उसमें से मुक्ति भी मिलेगी। तो अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, सजगता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये सजगता को बढ़ाएंगे कैसे? तो हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको बढ़ाने के जो तरीके हैं, उसमें जो तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, वो है कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा। धर्म के रास्ते पे चलने का क्या मतलब है? ये मंदिर में जाना, या टीका लगाना, या कोई गुरु महाराज का दोहरा पहन लेना, या हमको साल में 2 बार यात्रा करने के लिए जाते हैं वो, या फिर हमारे घर में साल में 1-2 बार कथा करा ली, ये धर्म नहीं है। यह धर्म के साथ में इन सब बातों का जो क्रियाकर्म या जो कर्म कांड है, इनका थोड़ा बहुत लेना देना है। लेकिन धर्म, सचमुच में धर्म का रास्ता वो है जिससे कि हमारा मन बदले, हमारी सोच विचार बदले, हमारी समझदारी बदले, हमारी विजडम बदले। वो उस रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं, ये सब होना चाहिए। तो धर्म के रास्ते पे अगर कोई चलेगा तो उसका मन बदलने लगेगा, अवेयरनेस बदलने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगी। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति सच्चे धर्म के रास्ते पे सही तरीके से चलेगा, उसके मन में अच्छे अच्छे परिवर्तन अपने आप ही आने लगेंगे। उसको जांचने का कोई तरीका है? तो तरीका तो है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो हर चीज को जांचने का तरीका है। ये बात अलग है कि सबको मालूम नहीं होता, और ये बात भी है कि मालूम तो होता है, लेकिन वो जांचने का तरीका थोड़ा दूर ही रखते हैं, क्योंकि कहीं जांचना शुरू किया और फेल हो गए तो डिप्रेशन हो जाए। इसलिए
जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं और ये मान लेते हैं कि सब ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन जांच के देखना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति सच्चे धर्म के मार्ग पर सही तरीके से चल रहा है, तो जो बहुत सारी चीजें अपने आप होती है, उसमें से एक चीज ये है कि उसे इस बात का एहसास होने लगेगा कि मेरे व्यवहार के कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, और अगर दुख पहुंचता होगा तो उसको तुरंत मालूम पड़ेगा कि मेरे व्यवहार के कारण किसी को कष्ट हो रहा है, मेरे व्यवहार के कारण किसी को दुख पहुंच रहा है। ये अगर हो रहा है तो मानना चाहिए कि आप सच्चे धर्म के रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं। एक और चीज होती है, अगर आप सही धर्म के रास्ते, सच्चे धर्म के रास्ते पर सही तरीके से चल रहे हैं, तो आपका मानसिक तनाव भी दिन ब दिन कम होने लगेगा। क्योंकि अगर कोई धर्म के रास्ते पर चले और उसको मानसिक तनाव से मुक्ति ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कुदरत का नियम ही है कि ये होने वाली चीज है अपने आप। तो ऐसे बहुत सारे धर्म के रास्तों में से एक है अष्टांग योग का, जिसको कोई लेबल नहीं लगा सकता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है। ये कोई भी कर सकता है, ऐसा वाला, बिना लेबल वाला, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बिना किसी की परमिशन के। तो उसके बारे में हमें बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना, लेकिन एकदम शॉर्ट में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के जो 8 अंग है, ये अंग है, स्टेप्स नहीं है कि पहले एक पे चढ़ेगा फिर दूसरे पे चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे एक साथ में प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो जब हम यम की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो जैसे कि यम 5 होते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जीवन में कैसे उतारें? तो सत्य का मतलब हमको जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उतारना है वो ये कि हमें बेईमानी नहीं करना। अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो अपने आप ही सत्य के मार्ग पे चलने लगेंगे। दूसरी चीज, अहिंसा नहीं करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हिंसा बंद करनी पड़ेगी। ऐसा सारा व्यवहार कि जिससे किसी को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, वो बंद कर दिया तो अपने आप ही हिंसा बंद हो गई, अहिंसा शुरू हो गई। ब्रह्मचर्य के लिए क्या करेंगे, तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए हमें जो एकदम स्टार्टिंग वाला काम करना पड़ेगा वो ये है कि हमारे मन में से भेदभाव, ऊंच नीच को निकालना पड़ेगा कि हम इतने इंटेलिजेंट और सामने वाला बेवकूफ, हम इतने पैसे वाले, सामने वाले के पास में कुछ है ही नहीं, हम इतने समझदार और सामने वाले को समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोल अवेयरनेस, एक आत्मीय भाव रहना चाहिए कि सारी दुनिया में सभी प्राणी एक ही जैसे हैं, तो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल सकते हैं। तो हमें जो करना है वो ये एक्शन। उसी तरीके से अस्तेय में क्या करना है, चोरी करना बंद करना पड़ेगा। हर तरह की चोरी बंद करेंगे तो अस्तेय का मार्ग खुल गया। और उसी तरीके से अपरिग्रह, अपरिग्रह में हमें क्या करना है, तो हमें लालच करना बंद करना है। अगर कोई व्यक्ति लालच करेगा तो तनाव तो होने ही वाला है। तो जब हम ये यम का, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेन, जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तो हमारा बाहरी जगत के साथ में व्यवहार शुद्ध होने लगता है। बाहरी जगत के साथ में अगर हमारा व्यवहार सुधरने लगे, शुद्ध होने लगे, तो बाहरी जगत के साथ में इंटरेक्शन करने से जो स्ट्रेस होता था वो अपने आप ही कम हो जाएगा, और हो सकता है कि पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। उसी तरीके से नियम, वो भी 5 बताए गए हैं, शौच, तपस, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम। उसमें हमें क्या करना है, तो शौच में हमें करना यह है कि मन को साफ रखना है। मतलब कि अगर कोई गलत विचार मन में है तो उसको निकालना पड़ेगा, कोई गलत विचार आने नहीं देना है और मन को अच्छे विचारों में रखना है, तो मन की सफाई हो गई। तपस के लिए क्या करना है, तपश्चर्या, ऑस्टेरिटी, हमें कम से कम में अपना गुजारा करना सीखना पड़ेगा, कम से कम में, ज्यादा से ज्यादा में नहीं, और जो मिल रहा है वो सब में भी नहीं। जो भी कुछ है उससे कम करके देखा, फिर उससे भी कम करके, कम से कम रिसोर्सेस में हमारा जीवन आराम से, शांति से चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने आप ही तपश्चर्या होने लगेगी। जो व्यक्ति तपश्चर्या करता है उसको तनाव कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको तो कभी किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं वाली। जो है उससे भी कम में गुजारा चला ले तो उसको तनाव कैसे होने वाला। उसी तरीके से संतोष, संतोष की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें असंतोष करना बंद करना पड़ेगा कि भाई जो भी कुछ है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जो भी कुछ मिला है सो मिला है, और उसके कारण
हमें असंतोष नहीं होना चाहिए, और अब इस जीवन में हमें सुधरना है और भी सुधारना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें असंतोष है तो फिर मानसिक तनाव होने ही वाला है। स्वाध्याय में हमें क्या करना है? स्वाध्याय में हमें यह करना है कि हमें ऐसा देखना है कि हम में क्या कमी रह गई है, हम में क्या खामियां हैं, हम में क्या वीकनेस है। उन वीकनेसेस को ढूंढ ढूंढ के दूर करने का प्रयास करेंगे तो स्वाध्याय होने लगेगा। जितनी वीकनेस कम होगी, जितने विकार कम होंगे, जितनी कमजोरियां कम होंगी, उतना उतना मानसिक तनाव कम होने लगेगा। और ईश्वर प्राणी धाम, उसमें हमें क्या करना है? तो देखिए, एक तो पहले ये समझ आनी चाहिए कि ये जो हमारा शरीर और मन है, और ये जो हमारा रोज का काम चल रहा है, क्षण क्षण का जीवन जो संभव है, ये या तो ईश्वर में श्रद्धा हो तो ईश्वर के कारण है, और अगर ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो प्रकृति के कारण है, कुदरत के कारण है। तो हमारे मन में ईश्वर या प्रकृति के लिए आदर का भाव आएगा। आदर का भाव आएगा तो समर्पण का भाव जगेगा। समर्पण का भाव जगेगा तो अहंकार दूर होगा। अगर समर्पण का भाव ही मन में नहीं जगता तो अहंकार दूर कैसे होगा? और योग शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सारे मानसिक तनावों की जड़ हमारे मानसिक विकार हैं, और सारे मानसिक विकारों की जड़ हमारा अहंकार है। तो अहंकार जितना जितना दूर होगा उतना उतना मानसिक तनाव कम होने ही वाला है। तो जब हम नियम का अपने व्यवहार में लाते हैं, उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो हमारा आंतरिक व्यवहार सुधरता है। यम की प्रैक्टिस करने से बाहरी व्यवहार सुधरने लगा, नियम की प्रैक्टिस करने से आंतरिक व्यवहार सुधरने लगा, तो मानसिक तनाव के जो मूल कारण थे वो अपने आप ही कम होने लगे, खत्म हो जाएंगे, तो पूरा खत्म हो गया मानसिक तनाव। और भी आगे बढ़ा जा सकता है। प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर अवर सेंसेस। अगर हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आ जाए तो इंद्रियों के चिपकाव के कारण हमें जो मानसिक तनाव होता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रत्याहार को बढ़ाने के लिए, अनासक्ति को बढ़ाने के लिए, डिटैचमेंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो योगिक साधना में जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है वो है योग निद्रा। वही योग निद्रा जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। अगर 20 मिनट के लिए कोई व्यक्ति सही तरीके से नियमित रूप से योग निद्रा की प्रैक्टिस करता है तो निश्चित रूप से उसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बढ़ने ही वाला है, और आपका जो नहीं काम की चीजें हैं उससे मन बड़ी आसानी से डिटैच हो सकता है अगर आप चाहें तो। और भी आगे बढ़ा जा सकता है। धारणा की प्रैक्टिस, धारणा यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से मन के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है, कंट्रोल ओवर अवर माइंड। अगर मन के ऊपर नियंत्रण आ जाए तो वो सारी चीजें जो हमारे बस में है हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है उसको छोड़ो, क्योंकि वो तो हमारे बस में ही नहीं है। लेकिन जो हमारे बस में है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो कब होगा? कि जब मन के ऊपर नियंत्रण होगा। अगर मन के ऊपर नियंत्रण है तो पूरा दिन बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा आप चाहेंगे। और भी उसके आगे काम किया जा सकता है, मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन के द्वारा, नियमित रूप से मेडिटेशन करते हुए मन को विकारों से मुक्त किया जा सकता है। मन अगर विकार मुक्त हो जाए तो विकार मुक्त मन को स्ट्रेस नहीं होता। तो ये हाईएस्ट लेवल का जो काम किया जा सकता है मानवीय प्रयास के द्वारा वो है मेडिटेशन। और वैसे भी ऐसा बताया गया है कि मनुष्य जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि इज मेडिटेशन, ध्यान। कई लोगों को मेडिटेशन करने से भी बड़ा डर लगता है कि मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और कहीं कुछ गलत हो गया तो गलत कैसे होगा, सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो भी कुछ होने वाला है सब सही ही होने वाला है। लेकिन उसको सही तरीके से सही जगह पे जाके सीखना पड़ता है, फिर उसको सही तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे उसका बेनिफिट जीवन में दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि मन जो है वो लगातार निर्विकार बनता जाता है मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। जितना जितना निर्विकार बनेगा उतना उतना फायदा तो होने ही वाला है। तो मेडिटेशन जब हम करना शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसका एक छोटा सा लिस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूंगा। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और ये सही टेक्निक से अगर कर रहे हैं तो उसकी बात चल रही है, सिर्फ ऐसे ही बैठ गए आंख बंद करके और कहीं खो गए उसको ध्यान नहीं बोलते। जो क्लासिकल और सिस्टमेटिक ध्यान है उसकी बात चल रही है। तो एक तो हमारी अवेयरनेस, सजगता,
बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ेगी, बड़ी तेज रफ्तार से अपने आप। हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी जो सोचने का जो तरीका है वो एकदम बदल जाएगा। और मेंटल क्लैरिटी आएगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी, सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि अगर कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति भी आपके सामने आके बात करे तो उसका भी बैटरी चार्ज हो जाएगा। कंसंट्रेशन, मन के ऊपर नियंत्रण तो बढ़ेगा ही, इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण बढ़ेगा और सारा जीवन एकदम सरलता से चलेगा, एकदम सरलता से। फिर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम जैसा लगेगा ही नहीं, प्रॉब्लम के साथ में तुरंत सॉल्यूशन भी दिखेगा क्योंकि आपकी रचनात्मकता इतनी बढ़ गई है। कॉम्प्रिहेंशन एंड परसेप्शन, किसी भी बात को गहराइयों तक जाके समझने की क्षमता बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी, अब डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी मतलब कि निर्णय लेने की क्षमता, ये तो इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं और आपको अंतःप्रेरणा होती है कि ये हमें लेना चाहिए। आपका एनालिटिकल पावर इतना इंप्रूव हो जाता है, ये सारी चीजें अपने आप ही होती है। ये जो मैंने आपको जो जो चीजें बताई अभी, ये तो हमारे दिन में जो हमारी जो दिनचर्या में रोज के रोज काम में आने वाली चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है तो भी उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको भी ये सब चीजें काम में आने वाली है। अगर कोई नौकरी धंधा व्यापार करता है उसको भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो हमारे रोज के रोज काम में आने वाली चीज है। अगर इतनी सारी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट हो रहा हो तो ऐसा मानना चाहिए कि मेडिटेशन तो बड़े बड़े फायदे की बात हुई, करना ही चाहिए, इतना सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक विकास होता है वो अलग, कि हमारी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई। और अवेयरनेस का बढ़ना ही सही तरीके से अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक विकास हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मतलब ही यह है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। आध्यात्मिक विकास का मतलब ही यह है कि सजगता बढ़ रही है। द जर्नी ऑफ अवेयरनेस इज एक्चुअली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ रहा है, दृष्टा भाव में मन परिपक्व हो रहा है, इक्वानिमिटी, मन समता में रहने लगा है, राग द्वेष में लोटपोट नहीं हो रहा और मन निर्विकार हो रहा है। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो जो मानसिक तनाव का मूल कारण है उसके ऊपर अपने आप ही काम हो रहा है क्योंकि हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के, उसमें जो अल्टीमेट है एकदम हाईएस्ट लेवल पे, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ना भी कर पाए तो बाकी का जितना जितना भी होता है उससे जितना जितना करेंगे उतना उतना फायदा तो होने ही वाला है। ये सब करते करते मुझे जीवन में जो फायदा हुआ, जो पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और आज फिर से थोड़ा सा शेयर करता हूं, मेरा स्वास्थ्य जबरदस्त उसमें मुझे इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। पहले जो मैं हर 2-3 महीने में एक बार बीमार पड़ता था उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। 2-3 महीने की जगह 4-6 महीने में बीमार होने लगा, 4-6 की जगह 8-10 महीने में, 8-10 की जगह साल साल भर में। फिर उसको मैंने चार्ट करना शुरू किया। तो देखिए 2007 में मैं 2 बार मुझे फ्लू हुआ, एक बार 7 दिन के लिए और एक बार 3 दिन के लिए, और बिना दवाई खाए अपने आप ही ठीक हो गया। और सचमुच में मैंने कोई दवाई नहीं खाई, ओके, और आराम किया, उपवास किया और अपने आप ही ठीक हो गया। 2008 में मुझे एक ही बार फ्लू हुआ, वो बुखार आना, सर्दी खांसी, भारीपन, आंख में से पानी, नाक में से पानी, कफ निकलना, जो फ्लू के क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो सब कुछ होते हैं। एक ही बार हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही बार पूरे साल में मैं बीमार पड़ा। फिर 2009 में मुझे 3 दिन के लिए सिर्फ बुखार आया, पूरा फ्लू नहीं हुआ, सिर्फ बुखार आया और अपने आप ठीक हो गया। आराम किया, विश्राम किया, उपवास किया, ठीक हो गया। 2010 में एक ही दिन के लिए मैं बीमार पड़ा, 365 में से सिर्फ एक दिन बीमार पड़ा और कुछ भी नहीं हुआ, पूरा साल निकल गया। 2011 मेरे पूरे जीवन का पहला ऐसा साल था कि पूरे 365 दिन में मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुई, न सर्दी, न खांसी, न डायरिया, डिसेंट्री, न वॉमिटिंग, न फीवर, न हेडेक, कुछ भी नहीं। और इसके अलावा और दूसरा कुछ तो था भी नहीं, और भगवान की कृपा से और ये थोड़े बहुत मानवीय प्रयास से अभी भी कुछ नहीं है। 2012 में 613 दिन के बाद 2 घंटे के लिए ऐसा हल्का सा फीवर जैसा लगा और अपने आप ही ठीक हो गया। फिर 2013 में 2 दिन के लिए नाक में से पानी निकला, अपने आप ही ठीक हो गया। 2014 फिर से पूरा साल निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। 2015 में मैं फिर से बीमार पड़ा।
एक बार मुझे 5 दिन के लिए कफ हुआ और फिर दूसरी बार 8 दिन के लिए प्रॉपर फ्लू हुआ, बुखार आना वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, और वो भी बिना दवाई के आराम किया, उपवास किया, ठीक हो गया। फिर 2016 में 4 दिन के लिए सिर्फ नाक में से पानी निकला और कुछ भी नहीं हुआ, और वो भी अपने आप ही ठीक हो गया। 2017 में 2 दिन नाक में से पानी निकला, अपने आप ही ठीक हो गया। 2018 और 2019 पूरे के पूरे निकल गए और कुछ भी नहीं हुआ। और 2020, ये 2020 चल रहा है और नवंबर का महीना है, शुरू के 4 दिन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जनवरी को गले में थोड़ा सा ऐसा सोर थ्रोट जैसा लगा, खराश जैसा, अपने आप ही ठीक हो गया। पिछले 10 साल में मैं सिर्फ एक ही बार बीमार पड़ा, एक ही बार। अगर ये किसी एक ही व्यक्ति को हो तो इसको दैवीय चमत्कार बोल सकते हैं, लेकिन ये तो जो करे उसको होता है। मेरे पास में लाइफस्टाइल कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, उनको मैं एडवाइस देता हूँ, घर पे जाके वो लोग जीवन शैली को परिवर्तन करने का काम शुरू करते हैं, उनको भी यही एक्सपीरियंस होता है। ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये लेक्चर आज तक 200 से भी ज्यादा बार हो चुका है, और इस लेक्चर को सुन के लोगों को बड़ी अंतःप्रेरणा होती है, वो भी घर पे जाके सब प्रयोग करते हैं, उनको भी फायदा होने लगता है। जो करेगा उसको होने ही वाला है। मैंने पिछले 14 साल से किसी भी तरह की दवाई नहीं खाई, ना एलोपैथी दवाई, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई वैक्सीनेशन, ना कोई आयुर्वेदिक हर्ब, ना कोई आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ना कोई होम्योपैथिक रेमेडी, ना कोई नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, ना कोई योगिक थेरापेटिक क्रिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। उसके बिना ही सब काम चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने प्रयास करके अपने स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया। स्वास्थ्य सुधरेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बनेगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी, ये निश्चित है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्थ को सुधारना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर और जो पहला लेक्चर था वो। तो ये सब सुनने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी दवाइयों से मुक्ति पानी है, आपको भी बीमारियों से मुक्ति पानी है, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है वो बचाना है, तो वो किया जा सकता है। आपके पास में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको मिल गई। अब दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर प्रयास करना शुरू कीजिए, प्रयास करना शुरू करेंगे, यू कैन गेट हेल्दी। इफ यू आर हेल्दी, ये सब काम अपने आप ही हो जाएगा। कई सालों पहले 1997-98 में मुझे ऐसी अंतःप्रेरणा हुई कि जीवन में सुधार किया जा सकता है। ये जो मेरा पिक्चर आप देख रहे हैं, उस समय मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर था। तब से मैंने ये सब काम शुरू किया, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन के, लोगों की बातें सुन के, किताबों में पढ़ के, खुद का थोड़ा बहुत अध्ययन किया उससे, और थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, उसका रिजल्ट मिलने लगा। फिर आगे चल के मुझे लगा कि अब मुझे इसी क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए, तो मैंने और आगे पढ़ाई लिखाई की, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग में। फिर जीवन शैली से संबंधित लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रिलेटेड प्रचार प्रसार का काम किया। जिन लोगों को दिक्कत होती है वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं, सलाह सूचन के लिए, उनको मदद करने का काम शुरू किया, हेल्थ अवेयरनेस लेक्चर शुरू किए, और इससे लोगों को फायदा हो रहा है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि ये 2 जो लेक्चर्स हैं, इसमें जो भी कुछ जानकारी मिली वो आपके लिए उपयोगी होगी, आपको भी अंतःप्रेरणा हो कि इसको जीवन में उतारें, आप भी बीमारियों से मुक्ति पाएं और निरोगी जीवन रह, लंबे समय तक निरोगी रह सकें, ऐसी मेरी शुभेच्छा है।